बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, वर्ल्ड कप तो चल रहा है, फाइनल टीमें हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फाइनल होगा, लेकिन उससे पहले बात करनी है कि पीसीबी से रोज नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। प्रोफेसर को, जो कि मोहम्मद हफीज हैं, टीम डायरेक्टर के साथ साथ हेड कोच बनाने की भी तैयारी की जा रही है और साथ में बैटिंग कोच का ओहदा भी देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आईसीसी बोर्ड मीटिंग और वर्ल्ड कप फाइनल देखने इस वक्त भारत पहुंच गए हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर भी उनके हमराह हैं। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का सपना एक मरतबा फिर से बिखर गया है और ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार टाइटल मार्के में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। फाइनल 19 नवंबर को मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। इन तमाम खबरों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया है। आकिब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद सईद साहब ने ज्वाइन। टू ऑल ऑफ यू जी, पीसीबी की खबरों पर तो बात करनी है। पहले हम जरा बात कर लेते हैं जी, वर्ल्ड कप का जो दूसरा सेमीफाइनल खेला गया कल, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट से ही गलती की, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया इस मुश्किल कंडीशन में और 212 रन बनाकर पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। और दूसरे एंड पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में 7 खिलाड़ी आउट हुए, फिर जाकर उन्होंने कहीं ये टारगेट चेज किया, वो भी 48वें ओवर में जाकर। बट साहब, अगर सम अप करें इस मैच को, दोनों की जो कारकर्दगी है, करीब करीब थे दोनों, 215 उन्होंने कर तो लिया लेकिन 7 खिलाड़ी आउट भी हो गए। किस तरह से रेट करेंगे आप साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 212-13 के रन को भी? करीब रहे जी भट्ट साहब। देखिए, पहली बात, पहले आपने टॉस की बात की कि उन्होंने गलत फैसला किया। आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, आवाज आ रही है हमजा? जी भट्ट साहब बोलें। देखिए, टॉस जीतकर उनका फैसला बिल्कुल ठीक था क्योंकि चेस में साउथ अफ्रीका जो है वो चेस में कोई बहुत कॉन्फिडेंट टीम नहीं रही इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन ये पिच नहीं था कि यहाँ पर को 300 साढ़े 300 करने पड़ते, ये 250 पौने 300 रन का पिच था। लेकिन साउथ अफ्रीका के ऊपर के 3-4 बैटर्स ने आके ऐसे खेलने की कोशिश की कि जैसे उन्हें बहुत ज्यादा रन करने की जरूरत है, जबकि ये पिच जो है लेटर ऑन इसने टूटना था, इसने स्पिन होना था और बहुत ही ड्राई पिच थी। इसमें ओवरकास्ट कंडीशंस का कोई इतना दखल नहीं था। जरूर ओवरकास्ट कंडीशन का थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन कोई भी प्लेयर उनके टॉप 4 में से ऐसा नहीं आउट हुआ कि उसे कोई बॉल बहुत अच्छा हुआ। सब ने गलत शॉट मारे हैं, ऊपर से मारने गया है, कोई स्लाइस करने गया है, किसने बाहर वाले गेंद को खेला है। तो ये पिच था 250 से 270 रन करने वाला और अगर इतने रन इन्होंने किए होते, ये तो 212 में 5 या 6 कैच छोड़े हैं तो फिर जाके 212 हुआ ऑस्ट्रेलिया से। अगर ये अपने कैचेस कर लेते तो इन्होंने ये भी 150 रन पे आउट करके तो 50 रन से मैच जीत लेना था। लेकिन साउथ अफ्रीका की फाइट अच्छी जरूर थी, एफर्ट उन्होंने की, बॉलिंग भी स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी की, कोटजा ने बड़ी अच्छी की। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि लेटर ऑन यहाँ पे मुश्किल होनी है। उन्होंने पहले पावर प्ले के अंदर हमला किया, पहले 6 ओवर्स में उनके 60 रन थे। उन्हें मालूम था कि जैसे ही स्पिनर्स आएंगे इस पिच के ऊपर खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सवाल यही बनता है कि जनूबी अफ्रीका को आप नहीं समझते कि स्पिन से ही अटैक करवाना चाहिए था? जिस वक्त स्कोर पड़ रहा था और अटैक किए जा रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज कर रहे थे। जी भट्ट साहब। देखिए, ये भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 स्पिनर्स थे और जैसे ही नया बॉल जो है वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुलनी थी, नया बॉल थोड़ा सा पुराना होना था तो वो और ज्यादा ग्रिप होना था, उसने और ज्यादा टर्न होना था। सो वो आइडिया इतना बुरा नहीं था कि उनको लेट लाए, लेकिन जो बैटिंग में इन्होंने स्टार्ट किया वहां से ऐसा लगा कि इन्हें आइडिया नहीं है कि पिच बाद में क्या करेगी। इन्होंने ज्यादा जल्दी की, हालांकि इस पिच पे आराम से खेलते 260-70 रन करते तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता। बिल्कुल इसी तरह है और इस दफा जो है ऑस्ट्रेलिया 8वीं मरतबा ये फाइनल खेल रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का और उसमें हमने देखा व्हाट्सएप मिन्स की कप्तानी को आप किस तरह से रेट करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट खेलने से ही उनका टेम्परामेंट बना। हमने कुछ एशेज की सीरीज भी किस तरह से देखी, पैट कमिंस मुसलसल टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, यूनिटी शो कर रहे हैं और ये सारी सूरत बन रही। तो जितने कम रन बने हुए थे उसके अकॉर्डिंग खेला और सूरत को अंडर कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि मैक्सवेल वाली सेंचुरी में भी साथ दिया। कल भी तो बड़ा अंडररेटेड से कप्तान है, उनको उस तरह से उनकी तारीफ नहीं की जाती जिसके वो मुस्तहिक हैं। नहीं, देखिए, पैट कमिंस की कप्तानी की तारीफ तो 12 दफा करते हैं, सभी लोग करते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में जब उन्होंने टेस्ट जीता, जिस डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वो बहुत मुश्किल पिचेस थी फास्ट बॉलर्स के लिए और उसके ऊपर उन्होंने खुद जिस तरह की बॉलिंग की और जिस तरह अपनी टीम को लीड किया। उसके अलावा एशेज में देख लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया में एशेज हुई, जो इंग्लैंड में एशेज हुई,
बहरहाल जो है उनकी कप्तानी के ऊपर कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है। यस, उन्हें इंजरीज ने हैम्पर किया, उनके पास कोई बैटर टॉप क्वालिटी के बैटर्स नहीं है, कोई ऐसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हुआ करती थी एक जमाने में, आज वो बैटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज है वो उसमें बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं। और आप देखिए कि उनकी जब स्टार्ट था वर्ल्ड कप का तो काफी बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो एक अपवर्ड ट्रेंड लेकर चले हैं और के साथ वो बेहतर होती जा रही परफॉर्मेंस। और अब जिस तरह ये फाइनल में पहुंचे हैं, अगर इंडिया को कोई थ्रेट कर सकता है जिस तरह की इंडिया की फॉर्म लगी हुई है, तो वो ये ऑस्ट्रेलियंस ही हैं। एवं सही सब पैट कमिंस की जिस तरह से बात चल रही है, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पूरे इवेंट में उस तरह से कोलैप्स नहीं की इनकी बैटिंग लाइनअप, जिस तरह से एक इंडिया और एक मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा दीगर मेरे ख्याल हर मैच में कोई ना कोई ऐसा हुआ है कि क्लस्टर में विकेट्स गिरी। जी हम तो हर टीम की अगर हम बात करें, जनूबी अफ्रीका की अगर बात करें तो वो भी 83 रन पर ऑल आउट हो गए थे। इस टाइम कोई भी आप टीम निकाल लें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो वाहिद टीमें हैं जिनके बारे में हमें कोई एग्जांपल ऐसी वर्ल्ड कप में नहीं मिलती शायद कि उनका कोई ऐसा कोलैप्स देखने में मिला हो। और पैट कमिंस की आपने कैप्टनसी की बात की, तो पैट कमिंस की बैटिंग का भी यहाँ तस्करा होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने वानखेड़े में बैटिंग की, उन्होंने गो के 68 गेंदों पर सिर्फ 12 रन स्कोर किए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद उनके अंदर जो टेम्परामेंट बिल्ड हुआ, वो टेम्परामेंट ही उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो एक एंड जो है वो संभाल लेते हैं। और जब एक एंड पे जो है वो कोई बंदा आके संभाल ले, दूसरे एंड पे खेलने वाले को ज़ाहिर है उससे बहुत ज़्यादा तकवीयत मिलती है, बहुत ज़्यादा उसको उससे एक वो मिलती स्ट्रेंथ मिलती है कि एक एंड पे अगर बंदा खड़ा हुआ है तो दूसरे एंड से वो फ्रीली खेल सकता है। और यही उन्होंने किया था अफगानिस्तान के खिलाफ भी, और कल जब जरूरत थी तो वहां पर उन्होंने विकेट भी रोकी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्कोर को, जब उनके पास रिसोर्सेज मौजूद थे, जिस तरह भट्ट साहब ने पहले कहा कि चूंकि पहले पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन हो गए थे तो बहुत मुश्किल इक्वेशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि खेलना जरा मुश्किल था पिच के ऊपर, तो वहां पर आके उन्होंने जिस सब्र से और जिस टेम्परामेंट के साथ आकर बैटिंग की, वो यकीनन काबिल तकलीद है। बिल्कुल इसी तरह है। और क्विंटन डिकॉक का गालिबन ये आखिरी मैच था, ये अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं और आखिरी मैच कुछ यादगार नहीं बना सके जिस तरह से कल उन्होंने खेला है। मेरा ख्याल 3 रन पर ही, बिल्कुल 3 रन पर ही आउट हो गए। तो लास्ट मैच भट्ट साहब इतनी अर्ली जवान बंदे जो हैं वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं वाइट बॉल से, स्पेसिफिकली अगर ओडीआईज की बात की जाए, तो ये फैसले जो हैं वो लीग क्रिकेट की वजह से किए जा रहे हैं, आप समझते हैं? हमजा, और क्या वजह होगी? आपने बिल्कुल सही जो है जवाब दिया है और बल्कि रीजन बताया आपने, और ये बड़ा एविडेंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए कि आपको एक प्रेशर फ्री लीग क्रिकेट, अब तो रिटायरमेंट के बाद अब 40 वालों की लेजेंड्स लीग भी निकल आई हैं जो साल में 3 दफ़ा होंगी। और अगर आप सिर्फ थोड़े से हाफ भी आप क्रिकेट के साथ कनेक्टेड हैं और फिट हैं तो आप उन लीग्स में जा सकते हैं और आप लाखों डॉलर जो है सालाना कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो लीग क्रिकेट का बहुत ज़्यादा होना है, इससे जहाँ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे यंग प्लेयर्स जो कि अभी आराम से 5-6 साल और अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो क्रिकेट छोड़ देते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं अच्छी क्रिकेट को, टॉप लेवल की क्रिकेट को ये चीज़ हर्ट कर रही है डेफिनेटली। अच्छा हमजा, इसमें अगर मैं भट्ट साहब से एक कमेंट लेना चाहूँगा, क्या क्रिकेट जो है उसका फ्यूचर भी आप फुटबॉल की तरह तो नहीं देख रहे कि जिस तरह सारा साल जो है वो लीग्स होती हैं और उसके बाद 2 इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, यूरो कप हो गया, उसके अलावा सारा साल जो है वो प्लेयर्स लीग मैचेस के अंदर खेलते हैं, तो क्रिकेट के साथ भी कहीं ये तो नहीं होने जा रहा, फुटबॉल वाला मॉडल अडॉप्ट कर रही है क्रिकेट भी? देखिए, आई डोंट नो, डाउन द लाइन कुछ भी हो सकता है, मैं पहले से क्या प्रिडिक्ट करूं, लेकिन फुटबॉल में यह है कि सभी लीग्स जो हैं वो तकरीबन बहुत बड़ी लीग्स हैं। इवन जो नई सऊदी लीग है वो भी बहुत बड़ी लीग है, लेकिन क्रिकेट में अगर आप सही मानों में देखें तो जो बड़ी लीग है इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक लिहाज से अगर सिर्फ देखा जाए तो आईपीएल की लीग जो है वो सबसे बड़ी लीग है और उसके अलावा उनके प्लेयर्स दूसरी में जाते नहीं हैं, दूसरे सारे जो हैं वो हर लीग में जाते हैं और उधर भी आते हैं, दूसरों की गेम इफेक्ट हो रही है। तो इसका जो बैलेंस है ना वो फुटबॉल की तरह का नहीं है। यहाँ पर कह लीजिए कि इंडिया के प्लेयर को इजाज़त नहीं है कि वो कोई भी लीग खेले, लेकिन जो फुटबॉल की लीग्स है उसमें तमाम प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ वर्ल्ड कप में नेशनल ड्यूटी पे आते हैं या बड़ा रेयर होता है कि वो नेशनल टूर्नामेंट्स खेलें, ज़्यादातर जो है वो लीग क्रिकेट पे ही रहते हैं। लेकिन आईसीसी का जो एक अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम है 10 सालों का, वो बड़ा रेगुलरली चलता है और 3 फॉर्मेट हैं इस गेम के। तो इसको आप उससे रिलेट, उस लाइंस के ऊपर ज़रूर देखते हैं इसको, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसा कभी भी नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, अनलेस कि आप फॉर्मेट्स ही ख़त्म कर दें। और अगर आपने फॉर्मेट ख़त्म कर दिए तो यकीन करिए कि ये जो क्रिकेट है ना ये देखने के काबिल नहीं रहेगी।
अच्छा जी, वर्ल्ड कप का फाइनल तो खेला जाना जी 19 नवंबर को जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और खबरें ये हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद भी ये मैच देखने आ रहे हैं और वहाँ पर एक इवेंट, और एक जिस तरह से दिवाली मनाएगी उसी तरह का एक ये भी इवेंट बनता जा रहा है। इस कदर पुरजोश इंडियन जो फैंस होते हैं वो ग्राउंड में खचाखच ग्राउंड भरे हुए हैं, बाहर देखते हैं वहाँ पर भरे हुए हैं, और सोशल मीडिया पर तो वो वैसे ही बहुत एक्टिव हैं। ये सारी सूरत हाल तो यकीनन पता चल जाएगी संडे को कि ये कप किसके नाम रहता है। अब जो सेमीफाइनल से ही पहले पाकिस्तान की टीम वापस अपने वतन लौट आई और उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उस पर बात करनी है। अभी जो खबरें ये सामने आ रही हैं कि मोहम्मद हफीज साहब को 2-2, 3-3 ओहदे दे दिए गए हैं। टीम डायरेक्टर भी वो है, हेड कोच भी वो है, बैटिंग कोच भी वो है। तो बट साहब, आपके ख्याल में क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उन पर यह कर दिया गया है, जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, इतना कुछ हैंडल कर पाएंगे वो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये लफ्ज़ों का हेर फेर है, वरना टीम डायरेक्टर क्या है और हेड कोच क्या है, ये सारे काम हेड कोच की अम्ब्रेला के अंडर ही आते हैं। टीम डायरेक्टर भी एक किस्म का हेड कोच को अगर आपने और प्रोमिनेंट करना हो कि अगर 3-4 कोच हैं तो ये बंदा मेन है, तो आप उसको डायरेक्टर कहना शुरू कर दिए, थोड़ा सा वजन ऐड हो जाता है उसके अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो एक टीम के साथ जब आप होते हैं, एक ट्रैवलिंग टीम के साथ, तो ये हेड कोच की अम्ब्रेला, टीम डायरेक्टर सेम थिंग। यस, डायरेक्टर क्रिकेट इज़ डिफरेंट। वो आपकी एंटायर क्रिकेट की ग्रास रूट से लेके ऊपर तक एक पैटर्न सेट करता है, उसका कल्चर डिज़ाइन करता है, उसके अंदर किस तरह की क्रिकेट अगले 4 साल खेलनी है, अपने 5 साल के टारगेट को, वर्ल्ड कप को कैसे अचीव करना है, आपके तीनों फॉर्मेट्स में क्या आपकी टीम्स होंगी, कौन से प्लेयर्स किस तरफ ग्रूम होंगे, ये उसके टारगेट्स हैं। लेकिन ये जो टीम डायरेक्टर है, ये तो मिकी आर्थर की छेड़ डाली गई थी कि किसी तरह उन्हें ऊपर रखा जाए क्योंकि वो ऑनलाइन होंगे, और वो आगे से अपना हमला उन्होंने ऐसा लगाया कि जिसमें वही हीरो नजर आए। उसमें ग्राट ब्रैडबर्न को ले आए, पुटिक को ले आए, जो खुद भी थोड़े बहुत गुमनाम थे, आगे से और गुमनाम उठाकर ले आए। तो उन्होंने तो खासा मजाक किया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और उनको बुलाने वालों ने, जाहिर है उनका भी हिस्सा था उस मजाक के अंदर। तो ये एक कह लीजिए कि खासी बैड सिचुएशन थी। बहरहाल आई थिंक ये जो टीम डायरेक्टर और हेड कोच है, ये एक ही होता है। और देखिए, हेड कोच की भी एक स्पेशलिटी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद हफीज को 3 ओहदे दे दिए तो ठीक है या गलत है, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल में हेड कोच अगर मिसबा हैं तो भाई मिसबा ने क्या बात करनी है अपनी टीम के साथ। जाहिर है उसका जो नंबर 1 चीज जिस पे वो बात करेंगे वो बैटिंग होगी और लीडरशिप होगी। अगर यूनुस खान है, वो भी बैट्समैन रहे और कप्तान रहे हैं, कोई भी बैट्समैन जो है अगर वो हेड कोच बन गया तो डेफिनेटली वो बैटिंग डिस्कस करेगा, और करनी चाहिए उसको। बजाय कि आप हेड कोच आए, साथ आपको हर किस्म का एक कोच मिल जाए, फिर आपको एक असिस्टेंट कोच जो कि कोचों का कोच मिल जाए, तो अब कोचों का एक कह ले कि 1 दर्जन कोच आप टीम में फेंकवा लें, लेकिन जब टीम मैच हारे तो किसी के पास कोई वजह ना हो। अभी पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम देख लीजिए ना आप, ये जो अभी इंडिया और एशिया कप में आपके कितने कोचेस थे, आपके असिस्टेंट कोच थे, आपके हेड कोच थे, आपके टीम डायरेक्टर थे, फिर आपका बैटिंग कोच था, आपका बॉलिंग कोच था, और न जाने कितने कोच थे। इस फौज के साथ साथ फिर रिजल्ट आपके अलहदा भी थे और एक एनालिस्ट आपके मैनेजर भी थे। तो मतलब आपकी तो टीम अपनी जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसके साथ भी मैच खेल सकती थी, बराबर स्क्वाड था दोनों का। तो ऐसे में आपको लोग वो रखने चाहिए जो फिट फॉर द पर्पस हो, बिल्कुल, जो फिट फॉर द पर्पस हो और जो रिलेट कर सकें। अगर हफीज एक ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं, तो अगर वो बैट्समैन पाकिस्तान के रहे हैं तो फिर बैट्समैनों को उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बना दें, फिर बड़ा मसला है, फिर प्लेयर्स के लिए मसला है, क्योंकि कोच के साथ प्लेयर ने खुलना है और अपनी हर बात अपनी क्रिकेट और क्रिकेट से हट के कोच के साथ उसने खुलना है, लेकिन चीफ सिलेक्टर के साथ आप नहीं खुल सकते क्योंकि उसने आपको इन या आउट करना है। तो वो ओहदे ऐसे हैं जहां पे जो है ना मुश्किल होता है एक बंदे का निभाना। ठीक है, बट साहब चीफ सिलेक्टर की आपने बात की, जरा आकिब से 3-4 कंफर्म कर लेते हैं हम, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वहाब रियाज ही अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो है उसमें टीम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आखिर कितनी सदाकत है? वहाब रियाज को बुरी मेरा ख्याल बना दिया गया है, दोनों चीजें साथ लेकर चल रहे हैं। उनको बना दिया गया हमजा, और आज उनकी मुशावरत भी पहला जो है तीनों में रब्ता हुआ है, शान मसूद में, वहाब रियाज में और हफीज़ में। इन तीनों में एज ए टीम डायरेक्टर जो उनका रब्ता हुआ है। तो और टेस्ट स्क्वाड पे जो है उनके मुशावरत भी की गई किसको खिलाना है किसको नहीं, और प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर का जो स्क्वाड है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा, और कुछ नए फेसेस शामिल किए जा रहे हैं, जिसका हमने आपको पहले भी बताया था। आमिर जमाल की वापसी हो रही है, साइम अयूब जो है वो वापस आ रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में। तो ये दोनों तो जो कंफर्म है। मीर हमजा का नाम दिया जा रहा है कि मीर हमजा को लेके जाने की तैयारियां कर रहे हैं, जो कि कराची की तरफ से खेलें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। तो ये तो नए नाम आ रहे हैं। इसके साथ
अभी सारी बात हुई है जो अभी सलमान भाई ने एक नाम लिया मिसबाउल हक का, जिसका आपको याद होगा एशिया कप के दौरान आपको बताया था इसी प्लेटफॉर्म से कि 20 नवंबर तक उनका एक एग्रीमेंट है निजी चैनल के साथ। वो जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद एक बड़ा इस्तीफा फिर आने लगा। अच्छा, मिसबाउल हक जो है वो टेक्निकल कमेटी से साइड पे हो रहे हैं, क्योंकि पिछले सारे सिनेरियो में मिसबाउल हक को कहीं भी नहीं बुलाया गया और वो टेक्निकल कमेटी के अभी भी हेड हैं। और इसी टेक्निकल कमेटी में मोहम्मद हफीज़ शामिल थे, जिन्होंने ये कह के छोड़ दिया था कि मेरी बात को वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और वो उनकी बात कौन सी थी, वो सबको पता कि वो मिसबा और हफीज़ जो हैं वो शादाब खान को नहीं लेके जाना चाह रहे थे, जबकि साबिक चीफ सिलेक्टर उस वक्त के जो थे और बाबर आजम जो उस वक्त के कप्तान थे, साबिक कप्तान थे। अच्छा। अब बाबर आजम को साबिक कहना पड़ता है। तो वो दोनों जो है उन्होंने कहा था कि हम शादाब को लेके जाएंगे, तो हफीज़ ने एक स्टांस लिया था और टेक्निकल कमेटी से लहदा हो गए थे। अब 20 नवंबर के बाद मिसबाउल हक का भी इस्तीफा आने वाला है, तैयार हो गया ऑलमोस्ट, और वो किसी वक्त भी जो है 20 नवंबर के बाद जब उनका एग्रीमेंट खत्म होगा चैनल के साथ, तो उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। तीनों के दरमियान पहला राब्ता हो गया, शान मसूद, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़। ठीक है। ये जो अभी आपने एक्स्ट्रा कहा है कि हेड कोच और बैटिंग कोच 3 उनको ओहदे दिए हैं, जिस तरह हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी और सलमान भाई को सवाल पुट किया था कि क्या यूनुस खान काम करेंगे, तो उसका जवाब आज हमें मिल गया कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो यूनुस खान का नाम चाह रहा था कि उन्होंने हेड कोच पे आना, तो वो कॉमन सेंस नहीं मानती कि यूनुस खान जैसे बड़े बंदे और वो जिसना की शराइत पे आना चाहते हैं और जो माजी उनका जिसना रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो वो लगता नहीं था कि हफीज़ के अंडर काम करेंगे। सलमान भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि एक ये क्रिएट पोस्ट की गई थी नजम सेठी ने मिकी आर्थर के लिए, तो अगर तो उसको भी कंटिन्यू किया है इसी मैनेजमेंट कमेटी ने, ज़का अशरफ ने, तो फिर उसके बाद तो काम नहीं कर सकते। अब आप ऑल इन ऑल फिर वही बात कि आप जो टीम डायरेक्टर के बजाय डायरेक्टर क्रिकेट लगा देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। वो सारा सब बैटिंग कोच भी आप हैं, फील्डिंग कोच भी आप हैं, तो बॉलिंग भी आप सिखा दें। आप आके जी सलमान भाई आके डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो टीम के साथ ट्रैवलर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि उसने नीचे से लेके ऊपर तक आपकी पाथवे सेट करनी है। ही हैज टू बी अराउंड इन योर सीजंस। बिल्कुल। तो ये जो टीम डायरेक्टर है ना, ये वो है कि जो जब किसी के लिए कोई खास मेहमान के लिए पोस्ट क्रिएट की जाती है, तो जब खास मेहमान को भेज दिया तो ये पोस्ट को भी उसके साथ खुदा हाफिज कह देना चाहिए, क्योंकि हेड कोच ही जो है वो टीम के साथ बंदा लगाएं तो वो कंसल्टेंट होता है या मेंटोर होता है। ये टीम डायरेक्टर का जो एक नया चीज आ गई है ना, कहीं ये लाजिम और मलजूम ना बन जाए कि अगर टीम है तो फिर टीम डायरेक्टर भी होगा। आई थिंक कि ये आप मेंटोर का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए या आप कंसल्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए किसी भी हैसियत में, लेकिन ये एक फजूल सी पोस्ट जो है इसको साइड पे कर देना चाहिए। और हेड कोच की ही अम्ब्रेला है जिसमें वो अपने रेस्ट ऑफ द कोचेस को भी देखता है और एक डोमेन उसकी अपनी भी होती है स्पेशलाइजेशन की, क्योंकि उसने भी जिंदगी में कुछ किया होता है एज ए क्रिकेटर। तो जब वो डिस्कस कर रहा है तो अगर उसको भी साथ बैटिंग कोच चाहिए तो आप तो सिर्फ कोचेस का रश लगा रहे हैं और आप प्लेयर्स को कंफ्यूज कर देते हैं इतने कोच देकर कि किससे क्या बात करनी है। अच्छा हमजा, यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि मोहम्मद हफीज़ का जो ये PSL की ऑक्शन होनी है PSL 9 की, जो कि 14 दिसंबर को गालबन लाहौर में होनी है, उसके लिए इन्होंने अपना नाम पुट किया हुआ है। तो अब ये आते हैं PSL खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने टेस्ट सीरीज के साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 सीरीज है उधर भी ये तीनों रोल इनके पास ही रहने। तो PSL तक जो है हफीज़ के पास ही सारा कुछ रहेगा। अब ये देखना होगा क्या वो PSL को छोड़ते हैं या पाकिस्तान टीम को छोड़ते हैं, ये एक सवालिया निशान। अच्छा आकिब साहब, PSL से याद आया कि बाबर आजम की जो कौमी टीम में कप्तानी है वो तो छीन गई है, तो PSL की कप्तानी का क्या फ्यूचर है? और अगर वो PSL में कप्तान रहते हैं तो चीफ सेलेक्टर उनके अंडर खेलेंगे फिर पेशावर? नहीं, हम अहमद देखें, कल आपने एक बयान सुना होगा जिस फ्रेंचाइज की तरफ से वो खेलते हैं, उन्होंने जिसको कहते नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हमायत कर दी बाबर आजम की कि बाबर आजम के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस ट्वीट के मुताबिक तो यही लगेगा कि ज़ल्मी की क़यादत जो है बाबर ही करेंगे। और अगर तो जिस तरह उन्होंने बयान दिया है उस मालिक ने, तो अगर तो किसी की ऑप्शन थी या किसी के दिमाग में था कि किसी और को बना दिया जाए, तो उस बयान के बाद मेरा ख्याल है वो भी सारी उनकी जो स्पेकुलेशन है वो भी खत्म हो गई होंगी। PSL 9 में बाबर आजम एज अ कैप्टन। ठीक है। अच्छा बट साहब, अब चूंकि लोकल्स की इजारादारी है PCB पे, अब कोई फॉरनर नहीं है। जी पहले आप जी बोलें। कहना ये चाह रहा हूं कि इसी टॉपिक पे जिस पे दोनों ने, आकिब ने और अहमद ने बात की है, देखिए ये दोनों नहीं खेलेंगे PSL, ना ये ऑक्शन में जाएंगे। ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक चीफ सिलेक्टर प्लेयर्स के दरमियान एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करे, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह एक हेड कोच पाकिस्तान का किसी के लिए भी अपने आप को ऑक्शन में डाले, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों अपेयर होंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और आज एक वीडियो आई थी
जिसमें शायद मोहम्मद हफीज कह रहे थे कि मैंने ICA अपनी कोई जो उनका एजेंसी थी उससे अलहदा होने का फैसला किया है क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहता। वेल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है जब आप पार्टनर होते हैं। अगर आप उनके सिंपल क्लाइंट हैं और वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढ के लाते हैं, चलें, क्लियर कर दिया उन्होंने, ये बेहतर किया कि इसके बाद जो कोई मसले मसाइल आते हैं जब आप उनके बिजनेस पार्टनर बनते हैं। उन्होंने कहा कि बाद के मसले मसाइल से शायद कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप हो, तो थोड़ा बहुत पार्टनर है, हो, आपके पास मालिकाना हकूक हैं। चले, ठीक है, सेफ हैंड जो है ना उन्होंने अच्छा किया। क्लाइंट का नहीं होता, ये पार्टनर का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमान भाई, लगे हाथ ये भी बता दें, आप भी आ रहे हैं कोचिंग स्टाफ में कि नहीं? मैं आ रहा हूँ कोचिंग स्टाफ में हमजा, मैं आपके पास ही हूँ, टेंशन ना ले। सलमान भाई ये बता नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं हम। नहीं, आकिब का सवाल था आपके लिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा। मेरे से कोई ऐसी बात नहीं। चलें, बट साहब मैं अब जो कि जिस टॉपिक पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ये वो लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त बड़े ओहदों पर फाइज हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो टीवी पर बैठकर ये बात किया करते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ठीक, हमारा ग्रूमिंग का प्रोसीजर नहीं ठीक, हमारा बैकअप प्लान नहीं तैयार। अब चूंकि सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स के हाथ में आ गई है। आप समझते हैं कि क्रिकेट का मेयार अब बेहतर होगा, फिटनेस का मेयार कुछ बेहतर होगा, पिचेस की कंडीशन कुछ मुख्तलिफ होंगी जो कि पूरी दुनिया में जिस तरह से खेला जाता है, ये सारी सूरत हाल बेहतर करने के लिए आया ये जो लोग हैं वो मेहनत करेंगे, या फिर हमेशा की तरह जो माजी में हमने देखा है कि आए, उस ओहदे का मजा लिया, टूर्स किए, पैसे बटोरे और अल्लाह हाफिज। देखिए हमजा, क्रिकेटर्स के हाथ में आना डज नॉट डिटरमिन के सब ठीक हो जाएगा, और अगर ना ठीक कर सके तो इसका यह मतलब नहीं कि क्रिकेटर होंगे तो ठीक नहीं होगा। देखिए, क्रिकेटर्स ही होने चाहिए क्रिकेटिंग डिसीजंस के लिए। हाँ, वो ठीक, उनमें से कुछ अच्छे डिसीजन लेने वाले होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ का विजन होगा, कुछ का नहीं होगा, लेकिन काम वो क्रिकेटर्स का ही है। अगर लड़ती फौज ही है, लड़ता वही है जिसको फाइट करनी आती होती है, आम बंदा नहीं उनकी जगह जाके लड़ता। वो मुकाबले में कामयाब हो या ना हो, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इलाज भी डॉक्टर ही करते हैं, आम बंदा इलाज नहीं करता। सो जो क्रिकेट के डिसीजंस हैं या उसको जिस तरह आगे आपने चलाना है, वो क्रिकेटर्स की ही आपको, मेरा ख्याल है कि आपको क्रिकेटर्स का एक कंसल्टेशन पैनल बनाना चाहिए, और उस जो क्रिकेट के हवाले से गवर्निंग बोर्ड है जिसने क्रिकेट के मामलात को देखना है, वो क्रिकेटर्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। और जो अलहदा मामलात हैं, लेट्स से आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप है, आपकी जो दूसरे ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड मैटर्स हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, उनका एक स्पेशलाइज्ड पैनल होना चाहिए। लेकिन क्रिकेटर्स, मैंने ऐसे ऐसे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स देखे हैं जो कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खत्म कर दो, इससे हम पैसे नहीं कमाते। अच्छा। खुदा का वास्ता यार, आपको किसने बिठा दिया इधर? और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको बिल्कुल क्रिकेट की नो हाउ नहीं थी, लेकिन आप उनको बिठा के आप उनसे वोट करवाते हैं क्रिकेट के डिसीजंस पे। वो होता किस लिए है कि एक बंदा जो चाहता है सारे देखे सोचे समझे बगैर उसको वोट दे दें। तो आई थिंक कि आपको क्रिकेटिंग डिसीजंस के लिए क्रिकेट का पैनल, क्रिकेट का अलहदा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि क्रिकेट खेली किस तरह जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और इस पे कोई 8-10 साल के प्लान की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये सिर्फ एक दो बयानात से काम नहीं चलता इसमें। ठीक है जी, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी जी, उसके बाद हम बात करें। व्हाट्सएप चूंकि पाकिस्तान कप में कमेंट्री कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से वो चेहरे हैं जो कि आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज दूसरा सेमीफाइनल था, अब आगे फाइनल ही रह गया है, तो काफी हद तक कुछ क्रीम निकली होगी इस इवेंट से भी। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसका फाइनल मैच इतवार के रोज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया चौथी मरतबा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, जबकि ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 8वीं दफा ये फाइनल खेल रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तब देखना यह कि दोनों टीमें टक्कर की हैं। इंडिया ने 2003 का बदला लेना है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया को आदत हो चुकी है फाइनल जीतने की, सबसे ज्यादा टाइटल जीत चुका है। देखना यह कि इंडिया में, इससे कबल हमने देखा 2011 में इंडिया में हुआ, इंडिया जीता। 15 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड जीता, नहीं ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता, और 19 में इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड जीता। अब 23 का वर्ल्ड कप फिर से इंडिया में, तो टफ टाइम तो है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये सारी सूरत हाल आके अहमद साहब, 1975 से लेकर 2007 के जो वर्ल्ड कप थे उसमें कोई भी होम साइड नहीं जीती थी। अच्छा, 1975 से 1975 में जो इनॉग्रल वर्ल्ड कप हुआ था, उससे लेकर 2007 तक के जितने भी एडिशन है उनमें कोई भी होम साइड जो है वो नहीं जीती थी। लेकिन 2011 से ये सिलसिला चल रहा है कि 2011 से लेकर अब तक होम साइड ही वर्ल्ड कप जीतती चली आ रही है।
तो ये 2023 का वर्ल्ड कप, इसमें भी चौथी मरतबा ये होने का इम्कान मौजूद है कि इंडिया की टीम ही वर्ल्ड कप जीत जाए, जो कि मेज़बान भी है इस वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया का आपने तज़किरा किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही, जबकि 1975 और 1996 के 2 फाइनल थे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई थी। 96 में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल खेला गया जिसमें उनको श्रीलंका से शिकस्त हुई, और 1975 में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी थी इनॉग्रल वर्ल्ड कप के फाइनल में। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 मरतबा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और 5 फाइनल उन्होंने विन किए। अच्छा मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जिस ना ब्रेक से पहले आप एक हम कह रहे थे कि ग्रास रूट लेवल जो है हमारे लोकल प्लेयर्स को दी गई है, तो इधर मैं कुछ याद करवाना चाहता हूँ कि जो हमारे मौजूदा कोचिंग स्टाफ था जिसमें ग्रैंट ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर और एंड्रयू प्यूटिक, उनको तो भेज दिया एनसीए में, इसका मतलब ग्रास रूट दे दिया उनके हाथ में। मिकी आर्थर गालबन जो है चले जाएंगे वापस छोड़ के, ग्रैंट ब्रैडबर्न के पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए जब तक उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी वो यहीं पे रहेंगे। तो ग्रास रूट लेवल पर गोरे के पास ही है, वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, और एनसीए में कौन काम कर रहा है, वो जुनैद जिया हैं और नदीम खान साहब हैं। उनके बारे में भी ज़रा तज़किरा किया जाए कि उन्होंने एनसीए में कहाँ से बंदे तैयार किए हैं, फिर डोमेस्टिक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या काम चल रहा है। अरसे से इस ओहदे पर हैं। जुनैद जिया साहब काफ़ी मतलब उनके जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे उनके वालिद साहब। उसके साथ हम अगर बात करते हैं कि क्रिकेटर्स के हाथ में अगर आता है, तो इधर हम अगर देखें, एक मैं मिसाल वैसी दे रहा हूँ, मतलब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हॉकी में हमारे साथ क्या हुआ है, हॉकी को तो हमारे साबिक ओलंपियंस चला रहे हैं काफ़ी देर से, और हॉकी का हाल देख लें क्या है। 2015 से एक सदर हमारे पे मुसल्लत किया गया है, ठीक है, वो उनके दौर में 4 सेक्रेटरी तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सदर साहब तब्दील नहीं होते। क्या बात है, 4 सेक्रेटरी जो हैं वो साबिक ओलंपियंस आ जाते हैं, 4 नायब सदर जो है वो साबिक सदर आ जाते हैं, उनके कोचिंग स्टाफ में साबिक ओलंपियंस आ जाते हैं, लेकिन हॉकी हमारी डाउनफॉल जाती है। इसका मतलब जो है क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर के हाथ में अगर आ जाए तो बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दुआ भी करनी चाहिए कि इस तरह काम जो है सीधा हो जाए, हमारी हॉकी की तरह काम जो है वो खराब ना हो। सलमान भट्ट साहब, जिस तरह से आकिब ने भी कहा है कि ग्रास रूट लेवल की हम जिस तरह से बात कर रहे थे, तो वो सारी बागडोर जो है वो तो अब दे दी गई है। अगेन वही जो मेन टीम को लीड कर रहे थे, अब वही अब ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे। डू यू थिंक कि काम कर सकते हैं इस लेवल पर आकर भी, या फिर वो बने ही इस लेवल के लिए थे, उनको बेहतर मौका दे दिया गया जहां पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने एक वो टर्म सुनी होगी OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ये स्पेशल ड्यूटी वो होती है कि जब तक टर्म खत्म ना हो जाए पता ही नहीं लगता ड्यूटी क्या है। इनकी वही ड्यूटी लगी है। और एनसीए में ऐसे कुछ ऑफिस हैं जहाँ पे जगह खाली थी। अच्छा। और आप देखेंगे कि इनके हाथ में कोई ग्रास रूट नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा इन लोगों के हाथ में। जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ ऑन स्पेशल ड्यूटी है, और वो स्पेशल ड्यूटी है कि यहाँ बैठे रहें, दिन पूरे करें, नहीं तो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। और इनके हाथ में देना भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी वो कोचेस को लगाते रहे। ग्रैंट ब्रैडबर्न पहले भी वो डोमेस्टिक टीमों में घूमते रहे, लेकिन उनसे मेरी एक जो दफ़ा हुई है बातचीत और मैं उनसे मिला और मैंने उनकी बातें सुनी, मैंने उसमें कुछ ऐसा नहीं पाया कि जिससे कोई विजन नज़र आए, कुछ आपको क्रिकेट में वो बेहतरी ला सकते हो, या वो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हुई हो कि जहां पर वो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितना टैलेंट मौजूद है उसको वो एनहांस कर सकते हो। सारी सरसरी और जो मार्केट की वो जो टर्म्स होती हैं ना लोगों को अट्रैक्ट करने वाली, वो ये 5-7 अच्छी लाइनें सीख के ये लोग आ जाते हैं। इसके अलावा मैं ना पाकिस्तान ने इनसे कुछ निकाला है, ये अब से नहीं है, इन्होंने कुछ साल गुजार लिए अभी एनसीए में। और सबसे पहले तो जब पिछला सिस्टम गया है तो पीसीबी ने इनके रखे हुए 100 कोच फारिग किए थे, तो 100 कोच फारिग करने के बाद इनको रख लिया था उन्होंने। तो अगर वो काम गलत था तो इनको कैसे रख लिया? तो ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इनको रखा था पहले। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इनसे कोई काम इस तरह का लिया जाएगा कि जहां पाकिस्तान की यूथ इनके हवाले कर दी जाए। हमजा सलमान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न से मेरा भी एक दफ़ा कज़ाफ़ी में जो है आमना सामना हुआ, मतलब उससे पहले मेरा जो था ना माइंड सेट इनके बारे में चेंज था। मैं कि शायद वो कोई स्ट्रिक्ट किस्म के कोच होंगे और मतलब उनको टेक्निकली सारा साउंड होंगे। तो वाकई सलमान भाई वाली बात सच है कि उनके पास कुछ 5-6 लाइन्स थी, सिर्फ वही बोलते जा रहे थे कि इस तरह हम करेंगे तो इस तरह करेंगे, लेकिन उसमें वो जो एक इंटरनेशनल कोच में करंट नज़र आता है, मुझे तो उस तरह का माजरत के साथ कुछ नज़र नहीं आया। और ना इनका प्लेयर्स के साथ ऐसा इंटरेक्शन है। जिस नाम ने कैंप कवर किए थे, प्लेयर्स इनके साथ इतने कोई वो जेल होके नहीं खेलते। हाँ, मिकी आर्थर के साथ ज़्यादा है क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी भी जितवा चुके हैं उनकी जो है हेडशिप में, हेड कोचिंग में। तो उनके साथ ज़्यादा था बजाय कि हेड कोच के। बल्कि जब रिसेंटली हमने एशिया कप वाला कवर किया था कैंप, तो उसमें तो हेड कोच हमने अक्सर देखा था कैंप में ही नहीं आते थे, वो अपने
पवेलियन में बैठे होते थे, ड्रेसिंग रूम में बैठे होते थे, वो और एंड्रे प्यूटिक, वो वहाँ पे बैठे होते थे। मॉर्नी मॉर्कल और मिकी आर्थर जो है प्लेयर के साथ बातचीत कर रहे होते थे, वो उनके साथ जान मारते थे। तो सलमान भाई की बात बिल्कुल सच है और ठीक है कि उनमें वो करंट नहीं है कि जिसना के होना चाहिए। अच्छा, एक और खबर अब सामने आ रही है व्हाट्सएप के, ओडीआई वाइट बॉल के लिए, ओडीआई के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम अब सामने आ रहा है। तो आप समझते हैं अब ये फैसला ठीक होगा? अभी ये नाम सामने आया, अभी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, फैसला ठीक होगा? तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कप्तान अगर बना दिए जाते हैं, बना दिए गए हैं बल्कि। देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी कोई फैसला होगा, क्योंकि अभी तो 13-14 माह आपका वनडे ही कोई नहीं है। तो एक गैर ज़रूरी बहस मेरा नहीं ख्याल के छिड़ने लगी है। और आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो खुद साख्ता भी खबरें देते हैं। और हमने जिस दिन बाबर के कह दिया गया था, एक दफ़ा ऐसी खबर चल पड़ी थी एक ऐसी प्राइवेट चैनल से कि जी उनको बहाल कर दिया गया, उनको दे दिया गया। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह की कोई बात अभी तक नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत है कि कुछ सेगमेंट्स इस तरह के हैं हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे एक नया शोशा हर वक्त तैयार होता है। तो इस पे शायद अभी कोई डिलिब्रेशन भी नहीं है, किसी का ध्यान भी नहीं है इस तरफ के वनडे में कुछ करना है या अभी नहीं करना। ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले जी 19 मैचेस हैं शाहीन शाह अफरीदी के पास। अब उन्होंने उस 19 मैचेस में परफॉर्म करना है। उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, आयरलैंड के खिलाफ हैं, फिर नीदरलैंड के खिलाफ हैं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ हैं और फिर PSL भी है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ T20 शाहीन अफरीदी के पास है और वो इसी एक्सपीरियंस के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे। और मुझे मतलब होपफुली शाहीन अफरीदी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, तो माइट बी पॉसिबल जितना PSL उन्होंने जितवाया है लाहौर कलंदर्स को, तो पाकिस्तान टीम को भी ऐसे लीड करेंगे फ्रंट से। और हमें एक दफा दोबारा से वही टीम नजर आएगी जेल होती हुई जिसना हमें कुछ अर्सा पहले। अच्छा भट्ट साहब, बाबर के बारे में बड़े सवाल किए जाते थे कि लीडर बनाया नहीं जाता, लीडर होता है। तो आपको अभी तक 2018 से अब तक शाहीन शाह अफरीदी ने जितनी क्रिकेट खेली है, आपको उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज नजर आई हैं? देखिए, लीडरशिप बहुत कुछ देख के डिटरमिन किया जाता है। और शाहीन जो है वो अग्रेसिव ज़रूर है और आपको डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं, इम्पोज अपना डिसीजन करते हुए नज़र आते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई गुमनाम आदमी कप्तान है और पता नहीं सब कुछ हो रहा है और वो भी कहीं पे खड़ा हुआ है, ऐसी फील नहीं आती आपको उसको देखकर। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि वो कितने अच्छे हैं, टैक्टिकली कितने सुपीरियर हैं, कितने स्मार्ट हैं और जब उन पर प्रेशर आता है तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ये बात इस प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स फ्लिक्स पे, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि लीडर होता है। अगर आप बना सकते होते तो बना लेते। सारे मुल्क जिनके बड़े बड़े कप्तान गुजरे ना, वो एक एक दो दो और बना लेते। ये ऐसे नहीं बनते, ये खुदादाद सलाहियत होती है और फिर बाद इसमें मजीद निखार आता है। लेकिन जो नहीं होता आप उसको बना लें, ऐसा होता अभी तक मैंने देखा तो नहीं। बिल्कुल इस तरह है। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले मेरा भट्ट साहब से सवाल ये था कि आपने ये पाकिस्तान कप में देखा है, दूसरा सेमीफाइनल भी मेरा ख्याल कराची की टीम, दूसरा सेमीफाइनल कराची वाइट्स की टीम ने विन किया है मुल्तान की टीम से, और अब फाइनल में कराची वाइट्स का मुकाबला कराची और मुल्तान के। बिल्कुल। और फाइनल किसके लिए अहमद? कराची और पेशावर का फाइनल, कराची और पेशावर, कराची वाइट्स वर्सेस। बट सब इसमें से निकला क्या है? हमने देखा कायदे ट्रॉफी भी पूरी हुई, कंप्लीट हुई। क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने में मिली इस सारे, अब पाकिस्तान कप में भी इससे कबल कायदे ट्रॉफी भी हुई। क्वालिटी क्रिकेट की अगर बात की जाए कि ये हमारा बैकअप तैयार हो ना एक हिसाब से, तो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो आप समझते हैं कुछ ऐसा टैलेंट सामने आया है इसमें? और बट साहब, जिन पिचेस के ऊपर मैचेस हुए हैं उनके मेयार के ऊपर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि वो किस मेयार की पिचेस थी। देखिए, पिंडी में जो पाकिस्तान कप हो रहा है ये तो बहुत शानदार पिचेस हैं, स्पेशली जो पिंडी स्टेडियम के अंदर है। यहाँ पे पेस है, बाउंस है, मूवमेंट भी होती है और रन्स भी बनते हैं और सेकंड टाइम पे स्पिन भी होता है। तो प्रीटी मच एवरीथिंग इज ऑन ऑफर, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट है 9:30 बजे, हल्की ठंड होती है, उस वक्त बॉल स्विंग होता है। बैटर्स को पहले सर्वाइव करना पड़ता है, उसके बाद वो बड़ी इनिंग बिल्ड करने के लिए जो है ना वो उनके लिए साजगार हो जाती कंडीशन। अगर वो अर्ली ऑन बहुत खुला खेलने जाते हैं तो हमने देखा है टीमों को स्ट्रगल करते हैं, अर्ली 3-4 विकेटें उनकी पहले 9 ओवर्स में गिर जाती हैं, क्योंकि 9 ओवर्स का पावर प्ले है, 45 ओवर के ये मैचेस हो रहे हैं डे लाइट आवर्स कम होने की वजह से। उसके अलावा देखिए, हर डोमेस्टिक सर्किट से, हर डोमेस्टिक सीजन से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। ऑल्दो कि ये डोमेस्टिक सर्किट अभी ग्रो करेगा, ये वो सर्किट है जिसको 4 साल बंद रखा गया, डिपार्टमेंट्स को बंद रखा गया, प्लेयर्स ने खेलना छोड़ दिया क्योंकि उनका रोजगार ख़त्म कर दिया गया था।
तो सिर्फ 180 लड़के थे पाकिस्तान में जो टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें से भी आधे फर्स्ट क्लास खेल रहे थे और आधे ग्रेड 2 खेल रहे थे। अब सर्किट में 16 टीम्स आई हैं, 8 डिपार्टमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए एक रमीज है लेग स्पिनर लाहौर से, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, 4 डे क्रिकेट में उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की। इसी तरह आज एक बच्चा फैसल अकरम था, वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है और ये एक ऐसी वैरायटी है जो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल में नजर नहीं आई, तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सैम अयूब ने जिस तरह रेड बॉल में रन्स किए हैं, आज भी वो 95 रन बना के आउट हुए हैं। फाइनल में उन्होंने कायद आजम ट्रॉफी के एक डबल सेंचुरी और सेंचुरी की और प्रोबेबली वो टेस्ट साइड में होंगे। ये एक खुशाइन चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको सिराजुद्दीन एक बॉलर है जो मुल्तान के लिए खेले और वो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। इसी तरह एक लड़का शोएब अख्तर ग्रेड 2 से आया है, वो सियालकोट के लिए खेले हैं, वो भी काफ़ी डिसेंट बॉलर लगते हैं। फिर कुछ यंग बैटर्स भी हैं, सलीम है, मोहसिन है और कुछ लड़के हैं जिन्होंने बहुत सारे रन्स किए हैं और इस सिस्टम में उन्हें खेलने का मौका मिला है। और कुछ नाम है, जाहिर है क्योंकि मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इस टाइम मिस कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी शाइनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनको मजीद पॉलिश और मजीद अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। यकीनन इस पर एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि ये चेहरे जो हैं हाईलाइट करने चाहिए और पता होना चाहिए कि बैकअप पर जो बैकअप एज बैकअप हम क्या तैयार कर रहे हैं। जी आखिर हमजा देखें, अभी जो सलमान भाई ने जिसका नाम लिया है ना, ये बजाते खुद एक मैसेज है क्रिकेट बोर्ड के लिए, अगर वो समझना चाहें तो। देखें सलमान भाई ने जितनी क्रिकेट खेली है स्पेशली इंडिया के खिलाफ, तो मुझे मतलब उनका शुमार वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन में होता है। तो क्या क्रिकेट हमें तो सुनने को आ रहा है, हमें मज़ा भी आ रहा है, हमें समझ भी आ रहा है कि क्या प्लेयर हैं। क्या ये क्रिकेट बोर्ड में बैठे जो अफसरान हैं या जो चेयरमैन साहब हैं या जिनके जो मशीर हैं उनके, वो नहीं सुन रहे कि एक साबिक कप्तान वहाँ पे बैठा हुआ है और वो अपनी गहरी नज़र से देख रहा है कि ये बच्चा जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक बड़ा नाम बन सकता है। तो क्या इनकी राय नहीं ली जा सकती? आप टीवी शोज में बैठे हुए साबिक क्रिकेटर्स को बुला लेते हैं कि आओ जी सानू मशवरा दो की करना है, तो जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? आप उनसे जाके मशवरा कर लें कि हमें बता दें कि ये क्या है। जिसना अभी सलमान भाई ने नाम लिए हैं और फैसल की आज मैं बॉलिंग देख रहा था, जो सलमान भाई ने बताया बड़ा खूबसूरत बॉलर है और मुझे जब मैंने उसको देखा तो मुझे हल्का लगा यार अगर इसको ग्रूम कर लेंगे हमारा कुलदीप यादव बन सकता है। अच्छा, तो क्या हम जो देख रहे हैं वो हम सुन सकते हैं? तो क्रिकेट बोर्ड में जो बंदे बैठे हैं वो अगर अपनी एक्सटेंशन को छोड़ के कि हमें एक्सटेंशन मिल जाए और हम अपने इख्तियारात को कम कर के या ज़्यादा कर लें और हम इसको निकाल दें, इसको रख लें या इसको बुला के मशवरा ले लें या इसको निकाल दें, क्या वो इस तरह की बातें जो हमारे एक्स क्रिकेटर ग्राउंड में काम कर रहे हैं उनसे बुला के पूछ नहीं सकते कि बताएं? ये काम है ग्रास रूट लेवल का, ना कि ये काम है कि जो आपका ग्रैंड ब्रैडमैन है, जो बड़े नाम है उनको उठा के आप एनसीए में रख देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मैसेज है अगर समझना चाहें तो, और ये मैसेज इंडिया में भी पहुंचना चाहिए जहां पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी इस वक्त बैठे हुए हैं। ये मैसेज उधर पहुंचना चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में क्या चल रहा है अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो। जी अहमद साहब। जी हमजा, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा और मैं जाहिर है कि कोचेस का जो है ना इसके अंदर रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भट्ट साहब से अगर हम ये भी पूछ लें कि जो कोचेस इन टीम के साथ काम कर रहे हैं वो कौन कौन से अहम नाम हैं और किस किस्म की यहाँ पर उनको कोचिंग फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, इसके ऊपर ज़रा अगर भट्ट साहब कमेंट कर दें तो। देखिए कोचेस हर किस्म के हैं, आपको एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, कुछ इंटरनेशनल्स आपको मिलेंगे, जैसे लाहौर के एजाज चीमा कोच हैं, एजाज जूनियर एक टीम के लाहौर के कोच हैं। इसी तरह दूसरे शहरों में भी आपको एक्स क्रिकेटर्स भी नज़र आते हैं, करंट और फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, देखिए ऑन द गो कोचिंग नहीं होती। अगर आप सीजन में टीम को ज्वाइन किया आपने और 3 इवेंट्स आपने किए और उसके बाद आप अगले साल मिलेंगे तो आप टीम कल्चर और एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं कर सकते। आप लोगों की जो करेक्शन करनी है या डेवलपमेंट करनी है या स्किल को प्रोग्रेस कराना है वो ऑफ सीजन के काम है। वो 5, 7, 6 महीने कोचेस को फिर अपने उन लड़कों के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पिछले 4 साल क्या होता रहा है, आज आप फैसलाबाद के कोच हैं, 9 महीने बाद मिलेंगे अगले साल आप पेशावर के कोच हैं, फिर 9 महीने बाद मिलेंगे अगले साल आप लाहौर के कोच हैं। तो बस ऐसे एक घूम रहा है, एक विशेष सर्कल है। वही बंदा कभी किसी का कोच है, कभी किसी का कोच है। लेकिन आपको एज ए कोच एक टेन्योर मिलना चाहिए ताकि पता चले आपकी प्रेजेंस उस इलाके में क्रिकेट में क्या फर्क डाला है और वहां से आपने कितने प्लेयर निकाले हैं इस बंदे की सरबराही में और किस तरह की क्रिकेटिंग कल्चर को उसने इंट्रोड्यूस कराया है और वहां से प्लेयर किस किस्म के निकल रहे हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि उस कोच की एक्चुअल स्ट्रेंथ्स क्या है और हम इसको कौन सा टास्क दे सकते हैं। ठीक है जी, इस पर टीम को ज्वाइन करना तो फ्रेंचाइजों के कोच भी करते हैं, बिल्कुल, वो खत्म होता है टूर्नामेंट वो भी चले। व्हाट्सएप एक प्रॉपर शो करेंगे क्योंकि एक लंबी डिबेट है, मेरे पास टाइम कम है जी। आज के शो से